प्रोटेस्ट उन तमाम जातिवादी और कॉरपोरेट मीडिया के लिए है जिन्होंने ये नैरेटिव सेट किया कि ये सवर्णों के खिलाफ है। ये नारे आप सुनिए, जिस तरीके के यहाँ पर नारे लग रहे हैं। आहत नहीं होना चाहिए। जब आहत तो जाए, संपत्ति किसी को भी होगा। नहीं आहत को भी होगा, मुझे नहीं होगा। आपने नहीं पढ़ा और आप नैरेटिव सेट करने में माहिर, आपने ये सेट कर दिया कि ये सवर्णों के खिलाफ है, लेकिन जब आप ये रेगुलेशन पढ़ोगे 23 में से 39 में से केवल 23 प्रोफेसर जो सवर्ण जाति के, ऐसे कैसे हो सकते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ओपिनियन। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली के विश्वविद्यालय के पास मौजूद हैं। इस देश में लगातार यूजीसी को लेकर जो विवाद बढ़ रहा है, जो बवाल मच रहा है, ये काफी समय से चल रहा है। पिछले दिनों जो स्वर्ण जाति के लोग थे वो सड़कों पर उतरे और यूजीसी जैसा कानून जो संशोधन आया था उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, अब उसके बाद जो दलित समुदाय से आते हैं, जो SC ST से, जो पिछड़े समाज से आते हैं, जो भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पर चलते हैं, उनका प्रोटेस्ट अब जारी है। इस तरीके से आप मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे, लगातार जिस तरीके की नारेबाजी, मनुवाद की छाती पर बिरसा फूले अंबेडकर, रोहित के हत्यारे को एक धक्का और दो, तमाम ऐसे नारे यहाँ पर लगातार लगते आ रहे हैं। मेरा पक्ष ये है कि यूजीसी जो रेगुलेशन है उसको लागू किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया और कुछ ऐसे लोग, कुमार विश्वास जैसे लोग, इन्होंने पूरा एक नैरेटिव सेट किया कि ये सवर्णों के खिलाफ है। मैं पूछता हूँ कि आपने ये रेगुलेशन पढ़ा? आपने नहीं पढ़ा और आप नैरेटिव सेट करने में माहिर, आपने ये सेट कर दिया कि ये सवर्णों के खिलाफ है, लेकिन जब आप ये रेगुलेशन पढ़ोगे तो उसमें दिव्यांग, महिलाएं, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग, धार्मिक, लिंग के आधार पे, इसमें SC ST OBC को, क्योंकि जाति आधार भेदभाव इन्हीं के साथ होता है। लोग कहने लग गए कि हमारे साथ भी भेदभाव होता है, हम सवर्ण। एक भी केस बताओ आप कि आपके जाति के नाम पे भेदभाव हो सकता है कि आपको किसी और चीज को लेकर भेदभाव हुआ, उसके लिए भी कमेटी है, प्रोक्टोरेट बोर्ड है, एंटी रैगिंग कमेटी है, तो उसमें आप शिकायत कर सकते हो। और दूसरी बात यह कि ये बोला गया कि इस कमेटी में सवर्ण नहीं होंगे, तो SC ST OBC 3 सीट रिजर्व हो सकता है, लेकिन बाकी 7 तो बच रहे हैं ना। और इस कमेटी में नॉमिनेट करने वाले लोग कौन होंगे? हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। वो कौन है? वो आंकड़ा बताता है 45 में से 38 से ज्यादा विश्वविद्यालय में जो है सवर्ण समाज के चांसलर है, तो हम कैसे माने? तो ये विरोध कानून के खिलाफ है, प्रशासन के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, या स्वर्णों के खिलाफ है? ये प्रोटेस्ट सरकार के भी खिलाफ है, क्यों आपने कोर्ट में इसको डिफेंड नहीं किया, क्योंकि ये कानून आपने बनाया और इसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने ये कानून बना। उस कमेटी में ये भी थे, इन्होंने ही बोला कि 2000 वाला यूजीसी कानून अब कारगर नहीं रहा, हमें एक नया कानून चाहिए। उसके बाद ये प्रोटेस्ट उन तमाम जातिवादी और कॉरपोरेट मीडिया के लिए है जिन्होंने ये नैरेटिव सेट किया कि ये सवर्णों के खिलाफ है, और ये प्रोटेस्ट उन लोगों मीडिया को छोड़ दीजिए, मीडिया को हम साइड रखते हैं, आप अपना पक्ष रखिए कि मैं प्रोटेस्ट उनके खिलाफ भी है जो सड़कों पर उतर के ये कह रहे थे कि यूजीसी को लाके क्या गधों को घोड़ा बनाओगे। उन जातिवादी मनुवादी लोगों के खिलाफ भी ये प्रोटेस्ट है। हम जिस तरीके से यहाँ पर कवर करने आए हैं, यहाँ पर जय भीम बिरसा फूले अंबेडकर के नारे लगातार लग रहे हैं, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से छात्र का आक्रोश, छात्र का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये नारे आप सुनिए, जिस तरीके के यहाँ पर नारे लग रहे हैं, और SC ST OBC, महिला, दिव्यांग व समस्त शोषित छात्रों, शिक्षकों के अधिकारों के लिए यूजीसी रेगुलेशन 2026 के पूर्ण समर्थन में हल्ला बोल संयोजक आज यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं। ये तमाम ये मांग कर रहे हैं कि सालों से जो इस देश में जाति के आधार पर पिछड़ों को, दलितों को सताया जा रहा है, इस तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा है, इसको लेकर ये विवाद है। ये बात सच है, जातिवाद हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि ये जो विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, सरकार, सुप्रीम कोर्ट या फिर स्वर्णों के खिलाफ हो रहा है, ये खिलाफ ये जो भी सामाजिक न्याय की लड़ाई में हमारे खिलाफ है, जिन्हें भी इस यूजीसी एक्ट के रेगुलेशन में दिक्कत है, जो भी इसके विरोध में है, हम उनके खिलाफ अपना एक प्रतिरोध दर्ज करा रहे हैं। अच्छा, लगातार हमने देखा कि यहाँ पर ब्राह्मणों को एक स्पेसिफिक ब्राह्मणवाद जो है उसका भी नाम इस्तेमाल किया गया कि उनको टारगेट किया, तो इसमें ब्राह्मणों का क्या रोल है और ब्राह्मणों के ऊपर क्यों एक? जब आप ब्राह्मणवाद कहते हैं तो इस सब पे बहुत गौर करने की जरूरत है। ब्राह्मणवाद कोई विशेष जाति का ब्राह्मणवाद नहीं है। कोई भी ऐसी एलिमेंट जो रूढ़िवादी तत्वों को या फिर समाज में अप्रचलित तत्वों को बढ़ावा देती है, वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। मैं ये नहीं कहता वो किसी जाति के खिलाफ है।
वो किसी भी ऐसी मानसिकता के खिलाफ है जो अपने आप में सामंती हो, उसके खिलाफ जातिवाद। लेकिन ब्राह्मणवाद शब्द को पता नहीं किस तरीके से ये आज प्रेजेंट किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ब्राह्मण का नाम इस्तेमाल हुआ है, भले ही आप उसको सोच बता रहे हैं कि एक सोच है, वो एक विचारधारा जिसके खिलाफ है हम, लेकिन आहत तो उनको पहुंचेगा, क्योंकि मेरा नाम, आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते थे, या इस नहीं, आहत नहीं होना चाहिए, आहत नहीं होना चाहिए। जब आहत तो जाति संपत्ति किसी को भी होगा। नहीं आहत को भी होगा। मुझे नहीं होगा। मुझे अगर कोई कहे मेरी जाति के नाम से, किस नाम से, बात सुनिए, अगर कोई सुनिए मैं बात किस तरह मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव बात करने के लिए, मैं लड़ने नहीं आया हूं। पहले मेरी बात, अगर कोई से आता है, उसको अगर बोला जाए चमत्कार, उसको बुरा लगेगा, आप भले ही ना माने, उसको बुरा लगेगा। सुनिए, जब बात होती है किसी वाद की, सबसे पहले ब्राह्मणवाद क्यों कहा जा रहा है? आज देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उसमें 38 पे आप सवर्ण जातियों को बैठा के रखे हैं, ठीक है। ब्राह्मणवाद शब्द क्यों ना अपनाया जाए, जब हर जगह आप अपने ही लोगों को आगे बढ़ा। मैं अपने विभाग की बात कर रहा हूँ, छोड़िए दूसरे विभाग। बैठा के रखा कौन है? स्वर्णों को तो आरक्षण भी नहीं है। जो बैठा के रखा है, एनएफएस कब लागू करना कब बंद हुआ? एनएफएस कब बंद हुआ? उससे पहले तो यही होता था, एनएफएस लगा के सीटों को जनरल में कर दो और उसके बाद अपने लोगों को भर दो। यही तो हुआ कि मेरे विश्वविद्यालय में, मेरे विभाग में 39 सीटों में 13 केवल एक जाति से कैसे हो सकते हैं? जब आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, अगर आप ब्राह्मणवादी नहीं है, अगर आप अपनी विचारधारा के पोषक नहीं है, तो फिर कैसे ऐसे असमानता फैल रही है? 23 में से 39 में से केवल 23 प्रोफेसर जो सवर्ण जाति के, ऐसे कैसे हो सकते हैं? बताइए आप मुझे। एससी और एसटी ओबीसी की आबादी अगर देश में जातिगत जनगणना हो तो 80% ज्यादा हो, उनकी संख्या केवल मात्र 16 है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप एक बहुसंख्यक आबादी को उसके हक और अधिकार को छीन रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं ये एक सवाल करता हूँ कि क्या इस देश में आरक्षण अभी भी चाहिए? बिल्कुल चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? जब तक इस देश में संपत्ति के साधनों पर समान वितरण सभी वर्गों का ना हो जाए, तब तक इस देश में आरक्षण जरूरी है। आरक्षण क्यों जरूरी है? इसका एक मसला ये भी है। अगर आप कहते हैं, मान लीजिए, सुनिए, एक दलित वर्ग का व्यक्ति कितना भी बड़ा वो अधिकारी हो जाए, वो दलित ही रहता है। सर मेरी भी एक बार बात सुनिएगा कि वो आपकी बात सही है, लेकिन अगर कोई अधिकारी का बेटा, अगर उसे भी आरक्षण मिल रहा है, जबकि उनके पिता पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं, काम कर रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी हो रही है, तो उनके क्या वंशजों को जरूरत है आरक्षण की? हरियाणा के एक आईपीएस के सोसाइटी को आपने देखा था? दलित एक, पहले मेरी बात, आप पहले सवाल का जवाब दीजिए। जो ऑलरेडी डेवलप हो रहा है, उसी सवाल का आरक्षण किस लिए दिया जाता है? आरक्षण जाति, जिन लोगों के साथ भेदभाव होता है, जिनके पास वो उन उच्च पदों पर पहुंचने के लिए अवसर नहीं है, उनको एक सरकार सुविधा देती है, चाहे वो शिक्षा में हो, पैसे में हो। मैं आपसे सवाल करता हूं, एक इंसान कितना भी ज्यादा किसी भी उच्च पद पर न जाए, उसको उसी जाति से देखा जाता है। आप हरियाणा के जिस आईपीएस अधिकारी ने आत्महत्या की थी, उसके केस को क्यों नहीं देखते हैं? क्यों नहीं थे? वो दलित जाति से उन्होंने लगाया कि मुझे प्रमोशन में मेरे। अगर आप उदाहरण देंगे तो इस देश में बहुत सारे केसेस है। लगातार दलितों के साथ भी अत्याचार हुआ है, कई स्वर्णों के साथ भी फेक केसेस लगाए गए हैं। तो हम अगर डाटा पे जाएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है, आप भी जानते हैं ये बात, मैं भी जानता हूँ। हम केवल अब आगे की बात अगर सोचेंगे कि इस देश को आगे कैसे तरक्की पर ले जाए, हम जैसे छात्र ले जाएंगे। जब दो लोगों के साथ आप समानता की बात तभी कर सकते हैं जब लोग बराबर हों। आप असमान लोगों के बीच में समानता की बात नहीं कर सकते, पहली बात। जब तक अभी पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट, इस देश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 80% ओबीसी और एसटी के पद खाली हैं, प्रोफेसर के, ठीक है। अब कैसे हम यहाँ कहें कि हम समानता की बात कर रहे हैं, जब देश की बहुसंख्यक आबादी अभी समानता के तो हम कैसे कह दें? अब फिर आप कैसे कह सकते हैं आरक्षण बंद है? मैं कह रहा हूँ इस कमियों को मैं भी उजागर करता हूँ, मगर आज भी इस देश में आपको लगता है आय के आधार पर आरक्षण बहुत ज्यादा आवश्यक है नहीं? ईडब्ल्यूएस क्या है? ईडब्ल्यूएस है नहीं। ईडब्ल्यूएस तो जनरल वालों को एक वो दे दिया गया ना, रेवड़ी दे दिया गया है। उस प्रोविजंस को पढ़िए आप। ईडब्ल्यूएस में कोई भी वर्ग का जा सकता है। अगर मैं अगर मान लीजिए सपोज मैं किसी आरक्षित वर्ग का हूँ, अगर मैं ईडब्ल्यूएस में जाना चाहता हूँ, मैं ईडब्ल्यूएस अप्लाई कर सकता हूँ। तो फिर आपको आरक्षण नहीं मिलेगा? हाँ, तो फिर नहीं मिले। मैं ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस भी एक आरक्षण है। ईडब्ल्यूएस भी एक आरक्षण, तो उस कैटेगरी में स्वर्णों के लिए लाया गया था, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, उनके लिए ये फायदा। उस कैटेगरी में, हाँ, उस कैटेगरी में मैं आ जाऊंगा। वो भी आरक्षण का एक कोटा है, ठीक है। बाकी अगर मैं यही कह रहा हूँ, आरक्षण इसलिए जरूरी है जब लोगों के बीच में समाज में समानता हो जाएगी, तब आप समानता की बात कर सकते हैं। आप असमान लोगों के बीच में समानता की बात नहीं कर सकते हैं।